दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। नील का दर्जा असाधारण रूप से ऊंचा है और उसके गुरु भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अंत में अर्जुन उसे मार नहीं सकता। भीड़ में से किसी ने विचार किया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस शानदार लड़ाई का अंत कैसे हुआ। अर्जुन ने अकेले कुंवर और नील से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें हरा भी दिया था। उसने कुंवर की शक्तियों को पंगु बना दिया था और नील को घुटनों पर झुकने और पछतावा करने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि यह सब नील के गुरु के प्रकट होने के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन उनके आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकता था? लगभग हर कोई समझ गया था कि नील भाग्यशाली है कि उसे इस बार मौत से बचने का मौका मिल गया। वे लगभग उससे ईर्ष्या करने लगे। भले ही नील एक लड़ाई मृत्यु फाइट टू द डेथ में हार गया था, फिर भी उसे बचाने के लिए कोई आ गया था। जब नील ने अपने गुरु की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में आशा की एक चमक दौड़ गई। वह जानता था कि वह अर्जुन के प्रकोप से बच जाएगा और मौत उसके हाथ से टल जाएगी। अर्जुन ने एक हाथ में भाला थामे रखा और आकाश की ओर देखने से पहले एक पल के लिए रुका। वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इतनी आसानी से पीछे हटने में हिचकिचा रहा था। वरिष्ठ गुरु, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं? अर्जुन ने उदासीनता से पूछा। उसके शब्द न तो चापलूसी भरे थे और न ही घमंडी। क्या यह लड़का मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है? बहुत से लोग एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, यदि वे अर्जुन की जगह होते तो वे तुरंत वही करते जो उनसे कहा गया था, खासकर यदि तक्षक गुरुकुल का कोई गुरु यह अनुरोध करता। कोई भी इस तरह टालमटोल करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हाँ, कृपया उसे जाने दो। मैं इसके लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम क्या सोचते हो? उस गरिमापूर्ण आवाज ने प्रस्ताव रखा। उसके शब्द हर किसी के कान में घंटियों की तरह गूंजे, जो देखने वालों के दिलों में गहराई तक उतर गए। उनके लिए यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वे ठुकरा नहीं सकते थे। हालांकि उस आवाज का मालिक प्रतिष्ठित दर्जे का व्यक्ति था, लेकिन वह अर्जुन से एक एहसान मांगकर खुद को नीचा दिखाने को तैयार था। अर्जुन काल भैरव पीठ ऑर्डर ऑफ एस्केलॉन का केवल एक बाहरी घेरे का शिष्य था, लेकिन एक गुरु द्वारा ऐसे शब्द कहना ही अर्जुन की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। इसके अलावा गुरु ने वादा किया था कि वह अर्जुन का ऋणी रहेगा, और उसने यह वादा सबके सामने किया था। वह निश्चित रूप से नील को बहुत महत्व देता है। यदि वह इस नाजुक क्षण में अपने गर्व को निगलकर अपने शिष्य को बचाने के लिए तैयार है, अर्जुन निश्चित रूप से नील को छोड़ देगा। अब जबकि इस गुरु ने उसे पर्याप्त सम्मान और एक उदार प्रस्ताव भी दिया है। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। उसके आसपास के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। भीड़ उत्सुकता से अर्जुन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। आखिरकार यह बुजुर्ग बहुत सम्मानित और शक्तिशाली था और उसका प्रकट होना दुर्लभ था, विशेष रूप से एक शिष्य की खातिर। इतना ही नहीं, उसने विनम्रतापूर्वक एक बाहरी शिष्य से संपर्क किया था जो लगभग अनसुना था। यह अर्जुन के लिए काफी होना चाहिए था। अगर मैं सहमत न हो तो? अर्जुन ने अचानक पूछा। जैसे ही भीड़ ने सोचना शुरू किया था कि वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा और नील को जाने देगा, अर्जुन के शब्दों ने उनकी अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया। कुछ दर्शक अर्जुन को अपने मुंह खुले रखकर घूरने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह लड़का पागल है?
काल भैरव पीठ पहले ही इतना निम्न है, फिर भी वह ऐसे अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में एक विद्रोही है। भीड़ में से किसी ने असहमति जताते हुए चिल्लाया और बहुत से लोगों ने इन शब्दों को दोहराया। अर्जुन बहुत गर्व कर रहा था। वह बस यह नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। कितना अहंकार! क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं दिखाना चाहते? आकाश से आई उस गरिमापूर्ण आवाज ने फटकार लगाई। वास्तव में अर्जुन के शब्द सुनने के बाद वरिष्ठ गुरु की आवाज कुछ हद तक क्रोधित सुनाई दी। अपने दर्जे के व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ गुरु कभी भी इतनी स्पष्ट अवहेलना की अनुमति नहीं देते। वरिष्ठ गुरु शायद बहुत से लोगों की नजरों में आप एक देवता हैं, अर्जुन ने शांति से कहना शुरू किया। हालांकि आप मेरे विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते, खासकर जब मैं हमेशा उसका पालन करता हूं जो मेरा दिल मुझे बताता है। यह मौत तक की लड़ाई है और नील हार चुका है। उसे अकेले ही परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन किसी का गुलाम बनने या दूसरों द्वारा हेरफेर किए जाने के लिए तैयार नहीं था, भले ही वह प्रतिष्ठित दर्जे का व्यक्ति ही क्यों न हो। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके अपने विवेक के खिलाफ हो। नील ने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी। उन दोनों के बीच की नफरत उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां वे कभी आराम नहीं करते जब तक कि उनमें से एक मर न जाए। यदि आज हार का सामना करने वाला वह होता, तो क्या नील उसकी जान बख्श देता? निश्चित रूप से नहीं। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए नील निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन को मार डालता। अब जबकि अर्जुन का पलड़ा भारी था, नील का भाग्य उसके हाथ में था। अर्जुन इतनी आसानी से नील को क्यों जाने देता? और इसलिए नील को मरना ही होगा, अर्जुन ने फैसला किया। अचानक उसके शरीर से हत्या का इरादा, मर्डरस इंटेंट निकलने लगा और बिना एक शब्द कहे उसने नील के सिर पर एक विशाल हथेली का प्रहार किया। शक्ति ने आकाश को हिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस निराकार आवाज ने गुस्से में चिल्लाया। वरिष्ठ गुरु को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना कठोर होगा। गुरु ने खुद को विनम्र बनाया था, लेकिन अर्जुन अभी भी उनके शिष्य को मारने का विकल्प चुन रहा था। अर्जुन के फैसले पर भीड़ हाँफ उठी। अर्जुन सिर्फ एक पागल था। उसे परवाह नहीं थी कि वह किससे बात कर रहा था, और उसने लापरवाही से काम किया। एक मध्यम आवाज सुनाई दी। भीड़ की स्तब्ध नजरों के नीचे अर्जुन की हथेली नील की खोपड़ी पर पड़ी और नील का सिर तुरंत फट गया। नील का सिरविहीन शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमले के प्रभाव के तहत उपास्थि, क्रिस्टल और खून हर जगह फैल गए। भीड़ ने अपनी सांसें थाम लीं। उनके दिल सन्नाटे में तेजी से धड़क रहे थे। कई बुजुर्गों के चेहरे जम गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी घटना होगी। वरिष्ठ गुरु ने उसे मनाने की चाहे कितनी भी कोशिश की हो, अर्जुन ने अभी भी नील के जीवन को समाप्त करने का विकल्प चुना था। यह सब समझ से बाहर था। तुमने उसे मार डाला। गरिमापूर्ण आवाज को फिर से बोलने में काफी समय लगा। इस बार वरिष्ठ गुरु की आवाज भयानक रूप से शांत थी। विदेश मंत्री का अपना आपा खोना कल्पना करना कठिन था, खासकर तब जब उसे अपमानित करने वाला व्यक्ति कालभैरव पीठ का केवल एक बाहरी शिष्य हो। युद्ध के परीक्षण में जीवन और मृत्यु का निर्णय होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा। उसके शब्द पहले की तरह उदासीन थे और उसका भाव शांत और स्थिर था। मुझे आशा है कि तुम 2 महीने में होने वाले तक्षक टूर्नामेंट
कोर्बेनिक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करोगे, उस आवाज ने उदासीन स्वर में बुदबुदाया। यह उस आवाज द्वारा कही गई आखिरी बात थी इससे पहले कि वह गायब हो गई और अर्जुन को किसी और कठिनाई से बचा लिया। शायद विदेश मंत्री के लिए अर्जुन उनके क्रोध के योग्य नहीं था। भीड़ ने लंबी सांस ली और वे धीरे धीरे शांत हो गए। भले ही वह सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन यह उन लोगों को डराने के लिए काफी थी जो प्रशिक्षण के निचले स्तर पर थे। विदेश मंत्री इतने शक्तिशाली थे। आज अर्जुन के कारण भीड़ ने जो भी भावनाएं महसूस की थीं, वे उसकी वजह से थीं। आज तक्षक सम्मेलन, कोर्बेनिक कॉन्फ्रेंस के युद्ध मंच पर उसने जो किया था, वह उसका नाम पूरे तक्षक गुरुकुल में प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। इस बीच ग्रैंडस्टैंड पर ग्रेगरी और स्टीवन के चेहरों पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। उन्हें उम्मीद थी कि नील की हत्या के लिए वरिष्ठ गुरु अर्जुन को मार डालेंगे, लेकिन विदेश मंत्री ने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया था। ग्रेगरी ने विदेश मंत्री के अंतिम शब्दों पर विचार किया। उसकी आंखें एक तीक्ष्ण प्रकाश के साथ चमक उठीं। वह जानता था कि नील मंत्री का एकमात्र व्यक्तिगत शिष्य नहीं था। नील विदेश मंत्री के अधीन प्रशिक्षण शुरू करने वाला अंतिम व्यक्ति था। उससे पहले 2 अन्य लोग शामिल हुए थे। उनमें से एक एलीट रैंक का दूसरे नंबर का विशेषज्ञ था जो मार्शल मास्टरी लिस्ट में दिखाई दिया था। वह स्टीवन से भी एक रैंक ऊपर था और स्टीवन बहुत शक्तिशाली था। दूसरा व्यक्ति पहले ही ट्रू मार्शल स्टेज में कदम रख चुका था और तक्षक गुरुकुल का आंतरिक संप्रदाय इनर सेक्ट का बुजुर्ग बन चुका था। उसका दर्जा असाधारण था। उन तीनों के अलावा तक्षक गुरुकुल के आंतरिक संप्रदाय में कुछ अन्य शिष्य भी थे। वर्तमान में उन सभी को असाधारण लड़ाके माना जाता था और उनमें से अधिकांश पहले ही मार्शल मास्टरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना अर्जुन से की जा सके। जिस विशेषज्ञ ने पहले उल्लेख किया था, वह आगामी तक्षक टूर्नामेंट के बारे में था। निश्चित रूप से उसके शिष्य अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। यदि उसने आज अर्जुन को नहीं मारा, तो टूर्नामेंट आने पर भी ऐसे लोग होंगे जो अर्जुन से निपट लेंगे। ग्रेगरी ने इस विचार से खुद को सांत्वना दी। उसके चेहरे पर एक बार फिर ठंडी मुस्कान उभर आई। इस बीच युद्ध मंच के बीच में अर्जुन गर्व से खड़ा था। उसने नील की लाश को अनदेखा कर दिया और अपना ध्यान पेल्स पीठ, ऑर्डर ऑफ पेल्स की दिशा में केंद्रित किया। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा था। इवरेट, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? यह तुम्हारा मौका है, अर्जुन ने थूकते हुए कहा। उसका भाला इवरेट की ओर इशारा कर रहा था। इवरेट ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपने जबड़े भींच लिए। यह उसके और अर्जुन के बीच हिसाब चुकता करने का समय था। इवरेट अपनी सीट से उठा और जैसे ही वह लड़ने के लिए जाने वाला था, सारा ने उसकी बाह खींची। इवरेट, क्या तुम्हें जाना ही होगा? उसने पूछा। सारा की आंखों में याचना की एक झलक दौड़ गई। उसने इवरेट के चेहरे को गहराई से देखा, इस उम्मीद में कि वह उसकी बात सुनेगा। अर्जुन या इवरेट के बीच कोई भी जीते या हारे, सारा ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहती थी। उनमें से किसी की भी मृत्यु उसके लिए एक झटका होगी। वह और इवरेट सगाई कर चुके थे और अर्जुन वह दोस्त था जिसके साथ वह ब्लू रिज पर्वत के समय में बहुत कुछ गुजार चुकी थी। उसने हमेशा उम्मीद की थी कि वे भविष्य में भी साथ बने रहेंगे। सारा, क्या तुम डरती हो कि मैं उसे मार सकता हूं? इवरेट ने उससे पूछा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी।
वह उस बात को नहीं भूल सका जो माइकल ने पिछली बार कही थी जब वे एक दूसरे से मिले थे। आज तक यह उसके दिल पर एक बोझ की तरह महसूस होता था। जब भी वह अर्जुन को देखता था, उसे याद आता था कि माइकल ने क्या कहा था। यही कारण था कि इवरेट ने सारा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। सारा ने भौहें सिकोड़ी। उसके शब्दों ने उसे ठंडा कर दिया, मानो वह अभी अभी एक बर्फ के तहखाने में चली गई हो। डर के मारे उसका दिल जम गया। तुम क्या कह रहे हो इवरेट? मैं बस तुम दोनों को सुलह न होने वाले दुश्मनों बनते नहीं देखना चाहती, सारा ने समझाया, लेकिन इवरेट ने बस उपहास किया। सारा, तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, उसने जोर दिया। तुम उसे पसंद करती हो, है ना? सारा का चेहरा जम गया और उसने अपने दिल को डूबते हुए महसूस किया। वह अपना सिर हिलाती रही क्योंकि आंसू की दो बूंदें धीरे धीरे उसके गालों पर लुढ़क गईं। उसने इवरेट को अपनी आंखों में निराशा की एक झलक के साथ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अजनबी को घूर रही हो, न कि उस साथी को जिसने कभी उसे बहुत लाड़ प्यार किया था और उससे प्यार करता था। ऐसा लगा जैसे वह उसे अब जानती ही नहीं थी। वह बदल गया था। इवरेट, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अर्जुन और मैं सिर्फ दोस्त हैं, सारा रुंधे गले से बोली। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और आशा की कि इवरेट उसे गलत नहीं समझेगा। उसका दिल ऐसे प्रहार को सहन नहीं कर सका। बस, इवरेट ने डांटा। वह मुड़ा और सारा का हाथ झटक दिया। वह असंवेदनशील था। यह लड़ाई अपरिहार्य है। यदि तुम जिसे प्यार करती हो उसे मारने के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहती हो, तो तुम अभी मुझे छोड़ सकती हो। मुझे गंदी औरतें पसंद नहीं हैं, उसने कड़क कर कहा। उसने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और आकाश में उड़ गया। सारा अब आंसू नहीं रोक सकी। वे नदी की तरह उसकी आंखों से बह निकले और निराशा ने उसके दिल को भर दिया। इवरेट, जिसका वह सम्मान करती थी और जिसे वह मानती थी, ने न केवल उसे गलत समझा था बल्कि यह भी सोचा था कि वह बेवफा है। वह सुन्न महसूस कर रही थी, मानो आसमान उस पर गिर पड़ा हो। मैं वैसे भी मरने के लिए अभिशप्त हूं। इस दुनिया में जीने का क्या मतलब है? उसने विलाप किया। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, सारा के नाजुक चेहरे पर एक दुखद मुस्कान उभरी। उसके हाथ में अचानक एक चमकदार खंजर दिखाई दिया और एक पल भी इंतजार किए बिना उसने उसे अपने दिल में घोंप दिया। सारा के घाव से खून रिसने लगा। उसकी दुखभरी आंखों के पीछे वह सुन्न महसूस कर रही थी। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। इस स्थिति ने भीड़ में काफी हलचल मचा दी। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जो दया और चिंता से भरे हुए थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन वह इसे रोकने के लिए समय रहते इसे देख नहीं पाया था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। सभी मार्शल आर्टिस्ट की सुनने की शक्ति उत्कृष्ट होती है, और अर्जुन ने सारा और इवरेट के बीच की बातचीत सुन ली थी। अब उसके दिल में केवल एक हड्डी को छेद देने वाली ठंडक थी। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश में उड़ान भरी। केवल एक सेकंड में वह सारा के पास उतरा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अपनी हथेली उस पर रखी और फिलहाल उसके दिल और मेरिडियंस की रक्षा के लिए उसके शरीर में मौलिक ऊर्जा, एलिमेंटल एनर्जी, इंजेक्ट की। चूंकि घाव काफी गहरा था, सारा पहले से ही बेहद कमजोर थी और उसका चेहरा पीला पड़ रहा था।
जब उसने अर्जुन की बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया तो उसने उसे एक हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, कृपया मुझसे वादा करो कि तुम इवरेट के लिए चीजें मुश्किल नहीं करोगे, उसने कमजोरी से विनती की। मृत्यु के कगार पर भी वह अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी। अर्जुन ने उसे एक कोमल मुस्कान दी, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से पागल हो रहा था। सारा इतनी दयालु लड़की थी, लेकिन इवरेट उसे संजोना नहीं जानता था। उसने बार बार उसे गलत समझा था। यहाँ तक कि जब अर्जुन और सारा ब्लूरिज पर्वत में यात्रा कर रहे थे, तब भी इवरेट ने माइकल और कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को अर्जुन पर हमला करने और उसे मारने के लिए भेजा था। उसने सारा की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा था। यहाँ तक कि अब भी उसने कुछ ऐसे कठोर शब्द कहे थे जिन्होंने सारा को निराशा में आत्महत्या का प्रयास करने के लिए उकसाया था। वह वास्तव में एक विचारहीन व्यक्ति था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक इवरेट मुझे उकसाता नहीं है, मैं उस पर हमला करने की पहल नहीं करूंगा, अर्जुन ने सारा को आश्वासन दिया। वह जानता था कि सारा का दिल खंजर से बुरी तरह घायल हो गया था और यदि उसे जल्दी उपचार नहीं मिला तो वह किसी भी समय मर सकती थी। तब अर्जुन को एक विचार आया। उसने एक छोटी और उत्कृष्ट जेड की बोतल निकाली। उससे औषधीय सुगंध की लहरें फैल गईं। यह उन उपचार गोलियों की बोतल थी जो उसे कालभैरव घाटी एस्केलॉन वैली में बुजुर्ग ने दी थी। अर्जुन ने उनमें से 3 निकाली और तुरंत उन्हें सारा की जीभ पर रख दिया, इस उम्मीद में कि वे उसकी जान बचा लेंगी। उसे छोड़ दो, किसी ने अचानक पुकारा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और देखा कि इवरेट वापस ग्रैंडस्टैंड पर लौट आया था। उसकी ठंडी आंखों से कड़वी ठंडी हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट, निकलती प्रतीत हो रही थी। तुम्हारे पास मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? यदि सारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अर्जुन गुर्राया। वह वास्तव में गुस्से में था, लेकिन उसके पास अपने गुस्से को निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। इवरेट उपहास में हंसा। सारा की जान खतरे में थी क्योंकि वह उसी की वजह से थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसका इससे कोई लेना देना न हो। देखो तुम उसके लिए कितने चिंतित हो। ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा होगा, इवरेट ने ठंडे स्वर में कहा। उसने बिना किसी रोकटोक के बात की, जिससे पहले से ही टूटे हुए दिल वाली सारा ने खून की एक उल्टी कर दी। दफा हो जाओ, अर्जुन चिल्लाया। वह जानता था कि इवरेट कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे देखकर इतना गुस्सा भड़केगा। जहां तक अर्जुन को याद था, उसने कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की थी। सारा की स्थिति को लेकर तबाह अर्जुन ने अपने अंदर कातिलाना क्रोध महसूस किया। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। हाँ, तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो तो यह सच होना चाहिए। तुम जैसी बेवफा कुतिया का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, इवरेट ने सारा का उपहास किया, जो अर्जुन की बाहों में लेटी हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका जाने का कोई इरादा था, क्योंकि उसने अर्जुन का मजाक उड़ाना जारी रखा। उसके शब्दों ने अर्जुन को और अधिक उकसाया और अर्जुन की हत्या की मंशा और मजबूत हो गई। अर्जुन ने सारा के शरीर को इवरेट के उपहास से कांपते हुए महसूस किया। इवरेट, अगर तुम अभी भी एक मर्द हो तो अपना मुंह बंद करो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सामना कभी भी करूंगा, अर्जुन चिल्लाया। हालांकि उसने सारा से वादा किया था कि वह इवरेट को उकसाने की पहल नहीं करेगा।
लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा जानता था कि उसने यह केवल उसे सांत्वना देने के लिए कहा था, क्योंकि ठीक उसी पल इवरेट ही उसे लगातार उकसा रहा था और सारा का मजाक उड़ा रहा था। उसके शब्दों ने सारा की चोटों को और खराब कर दिया था, और अर्जुन ऐसे नीच व्यक्ति की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार दूं ताकि तुम दोनों एक साथ मर सको? यह रोमांटिक लगता है, इवरेट ने कहा, अर्जुन को ताना मारते हुए। वैसे भी वह जो हो चुका था उसे वापस नहीं ले सकता था। इसके अलावा वह अब सारा को अपने पास नहीं चाहता था, यह सोचकर कि उसने अर्जुन से प्यार किया होगा। उसे केवल चिढ़ाती थी। वह कितना क्रूर है, आसपास जमा हुए दर्शकों ने देखा। उसकी क्रूरता ने स्थिति को सामने आते हुए देखने वाले सभी लोगों को डरा दिया। हालांकि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इवरेट की क्रूरता ने उन्हें महसूस कराया कि वे इसमें शामिल थे। लोग उसके प्रति आक्रोश महसूस किए बिना नहीं रह सके। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरी जान लेने की कोशिश करो, अर्जुन ने संयम से कहा। लड़ाई के लिए जाने से पहले उसने सारा की ओर देखा, जो बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था। माफ करना, लेकिन मुझे इस बार अपने वादे से पीछे हटना होगा, उसने सोचा। उसने मन ही मन उससे माफी मांगी। फिर उसने काल भैरव पीठ, ऑर्डर ऑफ एस्केलॉन के बुजुर्ग को देखा और कहा, बुजुर्ग, कृपया उसके लिए मेरा ख्याल रखें। काल भैरव पीठ के समूह के नेता ने सारा की देखभाल करने में संकोच नहीं किया। सच कहूं तो बुजुर्ग को उसके लिए दुख था, और वह अर्जुन की भी बहुत प्रशंसा करते थे। अर्जुन को यह जानकर राहत मिली कि सारा का ख्याल रखा जाएगा। फिर वह आकाश में उड़ गया और इवरेट के साथ युद्ध मंच पर लौट आया। वे हवा में एक दूसरे का सामना करते समय एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली ठंडी हत्या की मंशा को महसूस कर सकते थे। सिर्फ इसलिए आत्मविश्वासी मत बनो कि तुमने नील और कुंवर को हरा दिया। यदि मैं तक्षक गुरुकुल कोर्बेनिक एस्टेट में पहले शामिल हो गया होता, तो क्या नील का नाम तक्षक तालिका कोर्बेनिक टेबल में 5वें स्थान पर होता? इवरेट ने अहंकार से कहा। हालांकि जो लोग उसे जानते थे, उन्होंने पहचाना कि उसके पास एक अच्छा तर्क था। इवरेट तक्षक गुरुकुल में शामिल होने से पहले वाशिंगटन डीसी में प्रसिद्ध हो गया था। उसकी प्रतिभा न केवल असाधारण थी, बल्कि मार्शल विकास के समान स्तर के लोगों के बीच उसकी युद्ध क्षमता भी प्रसिद्ध थी। जब उसने घाटी के परीक्षण ट्रायल ऑफ द वैली में भाग लिया था, तब इवरेट ने कई अवसर और उपहार प्राप्त किए थे। उसकी शक्ति एक बार फिर कुछ और भी भयानक चीज में बदल गई थी। इसलिए नील भी इवरेट का मुकाबला नहीं कर पाया होगा। कुंवर भी शायद उसे नहीं हरा सकता था। बकवास बंद करो और हमला करो, अर्जुन ने ताना मारा। अर्जुन युद्ध मंच पर गर्व से खड़ा था। उसके हाथ में ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर ने शक्ति की लहरें छोड़ी। हथियार किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। चूंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, इवरेट ने जवाब दिया। अपनी हथेली में मौलिक ऊर्जा की एक भयानक लहर इकट्ठी की। उसके शरीर में एक रॉक की मुद्रा थी जो ऊपर से नीचे की हर चीज को देखती है। आज वह आखिरकार अर्जुन द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान मंच से नीचे गिराए जाने के कारण हुए अपमान का हिसाब चुकता करेगा। उसका भयानक रॉक क्लॉ हमला बाहर निकला। वह तेज था, और इसमें इस हथेली तकनीक की भारी शक्ति शामिल थी। माउंटेन फिस्ट, अर्जुन चिल्लाया।
अर्जुन ने अपनी आभा को अपनी सीमा तक धकेल दिया और अपना अल्पाइन स्ट्राइक जारी किया। उसका भाले का गुण स्पीयर एट्रीब्यूट इसके ऊपर बह रहा था और यह उसकी भयानक शारीरिक शक्ति द्वारा और बढ़ाया गया था। उसकी शक्ति विस्मयकारी थी। प्रहार की शक्ति इवरेट के रॉक क्लॉ हमले से टकरा गई और ऊर्जा बाहर की ओर विस्फोटित हो गई। विनाशकारी बल युद्ध मंच पर फैल गया। यह उस तरह की शक्ति थी जिसका कोई सामान्य मार्शल आर्टिस्ट विरोध नहीं कर सकता था। ग्रेट रॉक शाइन इन द हेवंस, इवरेट चिल्लाया। उसका हमला एक रॉक का रूप ले चुका था और एक जोर की दहाड़ के साथ इवरेट ने खुद को अर्जुन पर फेंक दिया। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने अपना भाला उठाया और हवा में उड़ गया, एक मिसाइल की तरह। उसके भाले ने इवरेट के रॉक हमले को अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति से चकनाचूर कर दिया। भाले की रोशनी ने अनगिनत तेज ऊर्जा के टुकड़े इकट्ठे किए और अर्जुन ने उन्हें इवरेट के शरीर पर निशाना बनाया। इवरेट हमले पर केंद्रित था और उसने अपनी लंबी तलवार लॉन्ग्सवोर्ड निकाली। तुरंत तलवार की रोशनी नीचे कटी और हवा में एक आदर्श चाप खींचा। इसने अर्जुन के भाले की रोशनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, इवरेट ने गुस्से में चिल्लाया, जबकि उसके पैर जमीन पर बने रहे। उसके शरीर के चारों ओर की आभा ऊपर उठती रही। थोड़े ही समय में इवरेट मार्शल मास्टरी के मुहाने पर पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि वह बाधा को तोड़ने वाला है और मार्शल विकास के अगले चरण तक पहुंचने वाला है। एक चमकदार तलवार की रोशनी चमकी जैसे ही इवरेट ने अपने हथियार को आगे बढ़ाया। ऊर्जा ब्लेड के चारों ओर लिपटी हुई थी और वह इतनी तेजी से चली कि उसने अपने पीछे एक धुंधली रोशनी छोड़ दी। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर के चारों ओर तारों की शक्ति, स्टार पावर, उमड़ पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर तारों की रोशनी खिल रही हो। इन शक्तियों में एक विशेष लय थी जिसने अर्जुन को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने और उनके बल को उधार लेने की अनुमति दी, जिससे उसे एक पल में इवरेट के हमले से बचने की अनुमति मिली। क्या तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें काम करेंगी? इवरेट ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। उसके पीछे ग्रीन रैंक रॉक चमक उठा और उसके शरीर में तुरंत रॉक के गुण आ गए। रॉक स्पिरिट ने हर उस क्षमता को बढ़ाया जो चपलता और गति पर निर्भर करती थी। एक बार फिर उसने अर्जुन पर अपनी तलवार चलाई। तलवार की रोशनी उग्र और दुर्जेय थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटने के लिए तैयार थी। उसकी तलवार की तकनीक बहुत शक्तिशाली है, भीड़ के लोगों ने एक दूसरे से चिल्लाकर कहा। वे आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सके। इवरेट अपने ग्रीन रैंक रॉक बैटल स्पिरिट के साथ साथ उन आध्यात्मिक और मार्शल तकनीकों के लिए प्रसिद्ध था जो उसने विकसित की थीं और जो रॉक एट्रीब्यूट का उपयोग करती थीं। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि इवरेट कितना अच्छा तलवारबाज था। हालांकि उसकी तलवार की तकनीक शानदार थी, लेकिन यह अक्सर उसकी अन्य क्षमताओं से दब जाती थी। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। इवरेट नील और कुंवर की तरह दिखावटी नहीं था, वह अधिक संयम और सूक्ष्मता के साथ लड़ता था और ये लक्षण बहुत अधिक भयानक हो सकते थे। अर्जुन यह बहुत अच्छी तरह जानता था। इस पल में अर्जुन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इवरेट नील से अधिक मजबूत था और लड़ाई अभी शुरू हुई थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इवरेट अपनी पूरी ताकत दिखाने से बच रहा होगा और शायद उसके पास कोई और तुरुप का इक्का ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसे वह बाद में इस्तेमाल कर सके। इसलिए
हालांकि अर्जुन अकेले इवरेट से लड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। तलवार की रोशनी एक पल में दिखाई दी, जो अर्जुन के सिर के ऊपर लक्षित थी। सौभाग्य से अर्जुन अपना भाला उठाने में तेज था, और भयानक तलवार की रोशनी भाले के शरीर से टकरा गई। चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं, और धातु से धातु के टकराने की आवाज बहरी करने वाली थी। इसने स्टैंड में बैठे कई लोगों के कान के पर्दे को भिनभिना दिया। इवरेट वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना अफवाहें कहती हैं। उसकी शक्ति इतनी है कि वह नील की जगह ले सकता है और तक्षक तालिका में 5वें स्थान का विशेषज्ञ बन सकता है। यहां तक कि उसका नाम सूची में ऊपर ले जाया जा सकता है, भीड़ में से किसी ने कहा। देखने वाला इवरेट के शक्तिशाली होने और उसके कौशल के नील से कहीं अधिक होने पर हैरान था। यह सही है। इस बार इवरेट के साथ मुझे डर है कि अर्जुन मुसीबत में है, किसी ने सहमति जताई। हर किसी को लगा कि इवरेट अर्जुन को हरा सकता है, और वे उस व्यक्ति की राय से सहमति में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। भाड़ में जाओ, इवरेट गुर्राया। इवरेट ने अर्जुन को पीछे धकेलने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी बाह लहराई, और तलवार की एक चकाचौंध रोशनी उसका पीछा करने लगी। ऐसा लग रहा था कि तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया है, और उसने जो शक्ति छोड़ी थी वह सीधे अर्जुन के शरीर की ओर बढ़ रही थी। सब खत्म हो गया। यह तलवार निश्चित रूप से अर्जुन का जीवन समाप्त कर देगी। पेल्स पीठ, ऑर्डर ऑफ पेल्स के एक शक्तिशाली योद्धा ने हंसते हुए कहा। उसे यकीन था कि अर्जुन किसी भी तरह तलवार का सामना नहीं कर सकता। तलवार की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, और कोण ने इसे चकमा देना मुश्किल बना दिया था। इससे पहले कि अर्जुन प्रतिक्रिया कर पाता, इसने ठीक उसके सामने हवा को काट दिया था। अर्जुन की आंखें तीखी हो गईं। उसने तारों की शक्ति को चैनलाइज किया और मीटियोर बटरफ्लाई स्टेप्स का उपयोग किया। जैसे ही तलवार की रोशनी उसे लगने वाली थी, स्टार एटलास की चमक के दायरे में आने वाली हर चीज धीमी हो गई। ऐसा लगा मानो उसने भौतिकी के नियमों को बदल दिया हो। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर चकमा दिया, लेकिन तलवार की रोशनी फिर भी उसके शरीर को छूकर निकल गई। स्थिति बेहद खतरनाक थी। उसने इसे चकमा दे दिया। वह मेरी कल्पना से भी अधिक मजबूत है, भीड़ में से किसी ने प्रशंसा के साथ कहा। उसकी टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं मिला। बाकी सभी लोग अपने दिल थामे देख रहे थे। अर्जुन ने हमला करने का अवसर लिया और अपना शक्तिशाली भाला आगे बढ़ाया। इसकी शक्ति अतुलनीय थी। यह लगभग किसी भी चीज को काट सकता था। इवरेट का चेहरा बिगड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि अर्जुन से निपटना इतना मुश्किल होगा, और न ही यह कि उसका भाला इतना घातक खतरा होगा। वह पीछे हट गया। भाले की रोशनी लगभग उसे चूक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी छाती के सामने के हिस्से को काट दिया। जब उसने घाव से गर्म खून बहता महसूस किया, तो उसके चेहरे पर और अंधेरा छा गया। मरो, अर्जुन चिल्लाया। भाले की रोशनी एक दिव्य डिवाइन ड्रैगन की तरह दहाड़ी। इसकी शक्ति अभूतपूर्व थी, और इसने संकेत दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह नष्ट न कर सके। इवरेट कुछ कदम पीछे हटा। अर्जुन की भाले की रोशनी ने उसे भयभीत कर दिया। यह वही था जिसने अर्जुन के पिछले 4 प्रतिद्वंद्वियों को हराया था। तुम्हारा पहले का अहंकार गायब होता दिख रहा है, अर्जुन ने व्यंग्य से टिप्पणी की। उसने फिर से वार किया। भाले की रोशनी और भी तेज और उग्र हो गई।
इवरेट के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन यह कर सकता है, आप जानते हैं। वह हार को जीत में बदल सकता है, एक दर्शक ने ज्ञानी बनने की कोशिश करते हुए कहा। वे अर्जुन की अथक प्रगति को भूख की तरह देख रहे थे। इवरेट शक्तिशाली था और उसे अर्जुन द्वारा नीचा दिखाया जाते देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अर्जुन की भाले की रोशनी इवरेट की छाती से टकराई, जिससे एक खूनी छेद बन गया। इवरेट दर्द से कराहते हुए पीछे लड़खड़ाया। लंबा भाला ड्रैगन की तरह चल रहा है, अर्जुन ने सोचा, अवसर का लाभ उठाते हुए। वह लड़ाई में अवसरवादी था। उसे जो भी मौका मिलता वह उसे भुना लेता, और वह उन लोगों पर जो दबाव बना सकता था उसे कभी कम नहीं होने देता था। उसका भाला एक दिव्य ड्रैगन की तरह दहाड़ा जब वह आगे बढ़ा। इसकी शक्ति अनियंत्रित लेकिन प्रचंड लग रही थी। यदि हो सके तो यह इवरेट को निगल लेती। सभी ने मार्शल आर्ट्स अभ्यास क्षेत्र पर चल रहे इस नाटक को देखा। अर्जुन और इवरेट भीड़ का पूरा ध्यान खींचे हुए थे। इवरेट का चेहरा ठंडा था। यदि संभव हो तो वह अर्जुन को मार डालता। उसने अपनी ओर आ रही भाले की भयानक रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को शांत किया और उसके शरीर की आभा बदलने लगी। इवरेट के शरीर से एक चौंकाने वाली शक्ति फूटी। यह अद्वितीय क्षमता वाली स्वॉर्ड क्यूआई थी, और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। यह हवा में अर्जुन की भाले की रोशनी से टकराई। उस प्रभाव से हुआ धमाका अपने आसपास की हर चीज को समतल कर गया। यह एक तूफान की तरह मैदान में फैल गया। इवरेट अडिग खड़ा रहा। वह रूपांतरित होता हुआ प्रतीत हुआ। एक दुष्ट अवतार जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें राक्षसी रूप से चमक रही थीं। तुमने यह खुद बुलाया है, वह दहाड़ा। और उसके पीछे रॉक बैटल स्पिरिट ने एक शानदार रोशनी छोड़ी। उसने अपनी तलवार चलाई, जिससे उसे देखने वाले लगभग अंधे हो गए। तलवार की रोशनी ने आकाश को विभाजित कर दिया, लेकिन यह सीधे अर्जुन पर लक्षित थी। वह की क्यूआई है। उसके पास की शक्ति है। इवरेट अपनी असली ताकत छुपा रहा था। वह की का उपयोग कर सकता है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। वे उस असाधारण शक्ति के स्तर को महसूस कर सकते थे जिसे इवरेट उत्पन्न कर रहा था। यह दावा भीड़ में फैल गया, उन्हें डराते हुए। किसी को शक नहीं था कि इवरेट ने उस स्तर का कौशल हासिल कर लिया है। उसने इसे इतनी पूर्णता से छिपाया था कि हर कोई धोखा खा गया था। फिर भी अपनी आंखों के सबूतों को नकारा नहीं जा सकता था। इवरेट एक की योद्धा था। काल भैरव घाटी एस्केलॉन वैली में प्रवेश करने से पहले उसने उस स्तर तक पहुंचने का एक तरीका खोज लिया था, लेकिन वहां के अपने अनुभव के बाद ही वह इसे हासिल कर पाया था। तब से उसने अपनी उपलब्धि छिपा कर रखी थी। इसका खुलासा अब सभी को चौंका गया कि शक्ति जारी की गई थी। अर्जुन की भाले की रोशनी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी चकनाचूर हो जाती। अर्जुन भयभीत था। इवरेट की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसके नाक से होठों पर खून बहने लगा। उसका दिल ठंडा था। अर्जुन ने सोचा, एक की चैनलिंग योद्धा मुझे पछाड़ रहा है। यह आसान नहीं होने वाला है। उसने पहले कभी की संचालित योद्धा के साथ लड़ाई नहीं की थी। इवरेट की शक्ति बढ़ गई। वह अर्जुन को मारने वाला था। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि वह युद्ध मंच BATTLES के नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं।
अर्जुन जानता था कि ग्रेगरी हॉवर्ड और अन्य उसे मरते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। वे इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करने वाले थे। एकमात्र व्यक्ति जो अर्जुन की जान बचा सकता था वह खुद अर्जुन था। ग्रैंडस्टैंड पर ग्रेगरी का चेहरा विचारशील था। उसे नहीं पता था कि इवरेट की शक्ति का उपयोग कर सकता है। फिर भी जब तक अर्जुन मर जाता यह कोई समस्या नहीं होती। इवरेट की तलवार की रोशनी बिजली की तरह अर्जुन के शरीर की ओर घूमी। यह उसके पिछले हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। अर्जुन का इस बार काम तमाम है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। वह की का उपयोग करने वाले व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वह मर चुका है, यह विचार या इसका एक रूपांतर देखने वाले हर व्यक्ति के मन में आया। इवरेट की तलवार की रोशनी कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन की शक्ति जो महत्वहीन नहीं थी और इवरेट के बीच का अंतर दुर्गम था। अर्जुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह अब और लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने तारों की शक्ति को बुलाया और एक विशाल स्टार एटलस प्रकट हुआ। इसने पूरे युद्ध मंच को ढक लिया। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर हल्का और सुंदर था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की जुड़वां शक्तियों के संतुलन में चल रहा था। जैसे ही उसने तलवार की रोशनी को चकमा दिया, उसका चांदी का भाला घूमने लगा। अर्जुन ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को अपने भाले में मिलाने और विलय करने का प्रयास किया। अर्जुन की प्रबुद्धता, एनलाइटनमेंट की प्रकृति को देखते हुए यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो लगभग तुरंत हो गई। भाले की रोशनी चमक उठी जैसे ही उसने प्रहार किया। इसका बल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ जुड़ गया और भाले के शरीर में समा गया। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। इतना ही? यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शॉट है, इवरेट ने उपहास किया। यह की है, कुतिया। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एक बार जब कोई व्यक्ति की का उपयोग करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो उसके शरीर की मौलिक ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और इसका उपयोग या तो अपने आप में एक हथियार के रूप में किया जा सकता है या अपनी अन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक बल के रूप में किया जा सकता है। जैसे ही इवरेट ने अपनी तलवार से प्रहार किया, मौलिक ऊर्जा उसके ब्लेड पर बह गई। तलवार और भाला एक दूसरे से टकराए। उनके टकराने की धात्विक आवाज एक घंटी से टकराने वाले क्लैपर की तरह गूंज उठी। शक्ति की लहरें मैदान पर गूंज उठीं। अर्जुन प्रभाव से पीछे धकेल दिया गया। उसका खून खौल रहा था। इवरेट सही था। उनके कौशल के बीच का अंतर ऐसा नहीं था जिसे केवल शारीरिक शक्ति से ही पूरा किया जा सके। इवरेट अर्जुन को मार डालेगा यदि वह कर सका, और वह शायद कर सकता था। तुम और कितनी देर तक टिक सकते हो? इवरेट ने ताना मारा। उसने अपनी तलवार से फिर प्रहार किया। उसने जो मौलिक ऊर्जा छोड़ी थी वह भयानक थी। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और अपना भाला बाहर निकाला। जब तलवार की रोशनी उससे टकराई तो उसने अपनी भुजा को सुन्न महसूस किया। विनाशकारी शक्ति के तंतु भाले के माध्यम से उसके शरीर में घुस गए, उसे आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हुए। फिर से इवरेट चिल्लाया। अर्जुन की जान उसके हाथों में थी। वह उसके साथ एक बिल्ली की तरह चूहे के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसने लंबी तलवार घुमाई जिसकी रोशनी चमकदार और ठंडी थी। अर्जुन केवल अपना बचाव कर सकता था। वह पीछे हटता रहा, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें बढ़ती जा रही थीं। वह अपने मुंह में खून का स्वाद ले सकता था। मैं अब तुम्हारे साथ खेल रहा हूं।
अर्जुन, और तुम यह जानते हो, इवरेट ने ताना मारा। उसकी आवाज ठंडी थी और तलवार की रोशनी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तुम मुझे बोर करने लगे हो। अलविदा अर्जुन, इवरेट मुस्कुराया। हालांकि बिना किसी उल्लास के उसकी मुस्कान पूरी तरह से तीक्ष्ण थी। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई, विनाशकारी शक्ति उसकी नोक से चटक रही थी और चिंगारी छोड़ रही थी। जैसे ही तलवार नीचे कटी, युद्ध मंच हिल गया। भीड़ देख रही थी कि यह अंतिम प्रहार था, कि यही अर्जुन की जान लेगा। इसमें एक भयानक आकर्षण था। ऐसी लड़ाई देखना दुर्लभ था जिसने इतने क्रोध और द्वेष के साथ इतनी शक्ति को जोड़ा हो। अर्जुन का चेहरा ठंडा लेकिन शांत था। वह एक सर्वनाशकारी तूफान की आंख में खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में उसके लंबे लबादे के साथ फड़फड़ा रहे थे। वह इवरेट के हथियार के नीचे महत्वहीन लग रहा था। यदि तलवार की रोशनी गिर जाती तो वह इतनी पूरी तरह से नष्ट हो जाता जैसे कि उसका अस्तित्व ही न रहा हो। अर्जुन के शरीर से ऊर्जा का एक अचानक उछाल उठा। इसने रोशनी की लहरें और भाले का बल जारी किया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां हेलोज की एक जोड़ी में एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उन्होंने उसके शरीर को ढक लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्थिर खड़ा रहा और तलवार की रोशनी गिरने और उसे निगलने पर बचने का कोई प्रयास नहीं किया। वह क्या कर रहा है? क्या वह आत्मसमर्पण कर रहा है? क्या वह बस हार मान रहा है? किसी ने पूछा। उनकी निराशा ने बाकी सभी को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने मान लिया था कि अर्जुन कम से कम अंत तक लड़ेगा। यह कायरतापूर्ण लग रहा था। अर्जुन का शरीर हवा और बारिश के साथ डगमगाया क्योंकि इवरेट की विनाशकारी शक्ति उस पर और उसके अंदर बरस पड़ी। उसके शरीर के भीतर चांदी का भाला हिंसक रूप से घूमने लगा और भाले का गुण उसे भर दिया। उसने काल भैरव शिखर एस्केलॉन पीक पर जो कौशल सीखे थे वे सक्रिय हो गए। उसकी विल रिफाइनमेंट ऑफ द विल की पूर्णता ने उसके पहले से ही मजबूत शरीर और आत्मा को बढ़ाया और उसकी आत्मा बल सोल फोर्स को सामान्य मार्शल आर्ट्स से कहीं अधिक बना दिया। इस कारण से उसकी प्रबुद्धता की गहराई भी आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। वह एक ट्रांस में उतर गया। भाले का निर्माण करने वाला मंत्र उसके दिमाग में गूंज रहा था। नई समझ उसे मिली। उसके भाले की शक्ति बढ़ गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ स्थायी रूप से जुड़ गई। अर्जुन ने अपने पिछले दर्जे को पार कर लिया और कुछ नया बन गया। रूपांतरण चरण अर्जुन को एहसास हुआ। उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। उसका शरीर भी बदल गया। यह इसलिए हुआ था क्योंकि उसने भाले को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से भर दिया था। अब इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने नई प्रबुद्धता प्राप्त कर ली थी। अर्जुन की आभा सिकुड़ गई और गायब हो गई और उसकी चमक लुप्त हो गई। वह एक भाले की तरह लंबा और अचल खड़ा था। रूपांतरण चरण ने एक योद्धा को उनकी ताकत के साथ मिला दिया और उन्हें अविभाज्य बना दिया। नतीजतन उनके हमले कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए। रूपांतरण की व्यापक प्रकृति के बावजूद यह लगभग तुरंत हुआ। प्रबुद्धता विचार की गति पर हुई। इवरेट की तलवार की रोशनी उस पर गिरती रही, लेकिन अर्जुन की आंखें, जो कसकर बंद थीं, अचानक खुल गईं। उसकी आभा बहाल हो गई, बदल गई किसी तरह। यह तेज हो गई। उसकी आंखों में भाले की रोशनी जैसी कुछ चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अधिकतम शक्ति के साथ चांदी का भाला उत्पन्न किया। जब उसने भाले की रोशनी छोड़ी,
तो ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अदृश्य पहलू उस पर उतर आया। स्वर्ग और पृथ्वी की सार्वभौमिक शक्ति वास्तव में सब कुछ थी। उसके रूपांतरण ने उसे इसे एक्सेस करने की अनुमति दी, और अब यह उसकी भाले की रोशनी में समा गया। यह अर्जुन द्वारा ज्ञात किसी भी चीज से परे था। इसकी शक्ति अवर्णनीय थी। भाड़ में जाओ, इवरेट चिल्लाया। अर्जुन पर अपनी तलवार नीचे लाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। उसकी रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, उसे दृष्टि से छिपा दिया। इस विनाशकारी तलवार के तूफान के बीच किसी तरह का वर्णक्रमीय आकार, स्पेक्ट्रल शेप दिखाई दिया, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। कई लोगों को लगा कि उन्होंने जो देखा वह उन्हें पता है। यह खत्म हो गया। इवरेट ने अर्जुन को मार डाला। एक नई प्रतिभा बस ऐसे ही बुझ गई। वक्ता ने अपनी उंगलियां चटकाईं। कितनी दुखद बात है, कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। यह शर्म की बात थी। बहुत जल्दी युद्धमंच पर माहौल सामान्य हो गया। सर्वनाशकारी तूफान छितरा गया। लेकिन फिर दो सिलहूट उभरे। अर्जुन और इवरेट एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे। न तो कोई हिला और न ही कुछ बोला। क्या हो रहा है? अर्जुन मरा नहीं है। कौन जीता? किसी ने पूछा। उन्होंने भीड़ में कई लोगों के लिए बात की जो भ्रम में देख रहे थे। इवरेट के हमले से अर्जुन को मिट जाना चाहिए था। फिर भी वह खड़ा था। तुमने यह कैसे किया? इवरेट ने कराहते हुए पूछा। सन्नाटे को तोड़ने वाली केवल उसी की आवाज थी। उनके आसपास के सभी लोग मंत्रमुग्ध और अविश्वासी होकर देख रहे थे। तुम कभी नहीं जान पाओगे। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तो भी तुम उसे समझने से पहले ही मर चुके होगे। अर्जुन की आवाज भी उतनी ही कर्कश थी। खून उसके दांतों और होठों पर जम गया था। भ्रमित होकर इवरेट ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ अपने गले की ओर उठाया। उसकी उंगलियों के बीच से खून की बाढ़ सी आ गई, जिसने उसकी छाती को लाल रंग की पट्टियों से भिगो दिया। इवरेट की आंखों ने मूक भय व्यक्त किया। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसकी आंखें उसके सिर में ऊपर की ओर लुढ़क गईं, उसके घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। इवरेट, जो एक की योद्धा क्यूआई वॉरियर था, मर चुका था, जिसे अर्जुन ने मार दिया था, जो केवल 8वें स्तर का सेनानी था। भीड़ में कुछ लोगों ने हाफ भरी, लेकिन उसके अलावा सन्नाटा छाया रहा। हर कोई अपनी जगह पर जम गया था। काफी समय बाद लोगों ने चर्चा करना शुरू किया कि क्या हुआ था। फिर वह जगह बातचीत से गूंज उठी। इस दृश्य ने ग्रैंडस्टैंड पर बैठे बुजुर्गों को झकझोर दिया। कुछ बेहतर नजारे के लिए खड़े हो गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा है। भीड़ की तरह उन्होंने भी अर्जुन की शक्ति को अकल्पनीय पाया। यह कैसे संभव है? उसने यह कैसे किया? इवरेट के अंतिम प्रहार ने उसे मार डालना चाहिए था, लेकिन इवरेट वह है जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। ग्रेगरी हॉवर्ड ने सोचा। उसका जबड़ा गुस्से से कस गया था। उसने कभी ऐसे परिणाम का सपना भी नहीं देखा था। वह खुद को शांत नहीं कर सका। इस छोटे कमीने की ताकत को इस स्तर तक कैसे पहुंचने दिया गया? स्टीवन हॉवर्ड ने मन ही मन गुस्से में कहा। कुछ हद तक उसने खुद को दोषी ठहराया। मुझे उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। उसकी आंखें द्वेष के साथ चमक उठीं और अर्जुन को मारने की उसकी इच्छा गर्मी की तरह उससे निकल रही थी। जब अर्जुन एक बदमिजाज बच्चा था जिसमें कोई कौशल नहीं था, तो उसने उसे तुच्छ समझा था। लेकिन अब उसे मजबूत होने दिया गया था और वह संभवतः स्टीवन के प्रयासों का विरोध कर सकता था। स्थिति असहनीय थी।
बुजुर्ग थॉम्पसन, जिन्होंने लंबे समय से बात नहीं की थी, ने भी भयंकर रूप से भौहें सिकोड़ी। यदि उसने अर्जुन को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया तो वह अनिवार्य रूप से तक्षक गुरुकुल कोर्बेनिक एस्टेट में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ जाएगा। बुजुर्ग थॉम्पसन अपने साथियों की तरह मूर्ख नहीं थे। उन्होंने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था और बेहतर जानते थे कि इसमें खुद को शामिल न करें। वह बहुत शक्तिशाली है। यहाँ का कोई भी योद्धा उससे लड़ नहीं सकता। चलो अब मार्शल सम्मेलन समाप्त करते हैं ताकि वह पेल्स पीठ पेल्स हाउस को उकसाना जारी न रखे। बुजुर्ग थॉम्पसन ने ग्रेगरी से आग्रह किया, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं स्थिति को आपके सुरक्षित और सक्षम हाथों में छोड़ दूंगा। बुजुर्ग हॉवर्ड, अपना ख्याल रखें। उसने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और ग्रेगरी के कुछ बोलने का इंतजार किए बिना चला गया। चालाक बूढ़ा कमीना, ग्रेगरी ने सोचा, थॉम्पसन की पीठ को घूरते हुए, जो जल्दी से दूर जा रहा था। उसका इरादा स्पष्ट था। इस विशेष खेल में कोई भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वे इसकी टिक टिक सुन सकते थे। बुजुर्ग हॉवर्ड, आपकी मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। सिगुन पीठ, सिगुने हाउस, आने वाले वर्षों तक इस दिन के बारे में बात करेगी। सिगुन के प्रतिनिधि की प्रशंसा संदिग्ध रूप से बहुत अधिक थी। ग्रेगरी ने उस गति को उदासी से देखा जिसके साथ वह और उसके छात्र चले गए। ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए भी संकेत है, वाइवर्न पीठ, वाइवर्न हाउस के बुजुर्ग ने कहा। धन्यवाद बुजुर्ग हॉवर्ड, वह भी अपने छात्रों के साथ जल्दबाजी में चले गए। ग्रेगरी ने उन्हें एक विनम्र भाव के साथ जाते हुए देखा जो उसके चेहरे पर जम गया था। कार्यक्रम से पहले हर कोई पेल्स पीठ की चापलूसी करने के लिए सावधान था। अब जब पीठ का अपमान हो चुका था तो वे जल्दी में थे। ग्रेगरी अपनी सीट पर वापस गिर गया और थके हुए चेहरे को रगड़ा। वह पेल्स पीठ के अपने साथी छात्रों और पूर्व छात्रों को नहीं देखना चाहता था। इस बीच युद्ध मंच पर अर्जुन ने एक लंबी कांपती हुई सांस ली। हालांकि वह की शक्तियों के बावजूद इवरेट को मारने में कामयाब रहा था, लेकिन उसने ऐसा गंभीर रूप से घायल होने की कीमत पर किया था। यदि उसने रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन हासिल नहीं किया होता तो वह मर चुका होता। आखिर अर्जुन का मार्शल कौशल इवरेट से कम था, लेकिन अपने नए गुणों के साथ उसे की योद्धाओं से भी आसानी से लड़ना चाहिए था। उसने एक बार फिर पेल्स पीठ के प्रतिनिधियों की ओर देखा। क्या पेल्स पीठ में कोई भी योद्धा अभी भी लड़ने का इच्छुक है? उसने विनम्रता से पूछा। उसके शब्दों ने जाने वालों को वहीं रोक दिया। उन्होंने सोचा था कि वे उसके पागलपन के आदी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें चौंका दिया। उस लड़ाई के बाद उन्हें लगा था कि वह पेल्स पीठ और ग्रेगरी हॉवर्ड को अपमानित करना समाप्त कर चुका है, कम से कम आज के लिए। ग्रेगरी की त्योरियां और गहरी हो गईं। यहां तक कि इवरेट एक की योद्धा भी अर्जुन को नहीं हरा पाया था। पेल्स के मार्शल आर्टिस्ट में से अब कौन उसका मुकाबला कर सकता था? शायद पेल्स के शीर्ष 3 योद्धाओं में से कोई काफी अच्छा होगा, लेकिन उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था। वे सभी ध्यान या प्रशिक्षण में गहरे डूबे हुए थे और पूरी तरह से लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ थे। पेल्स के छात्र गुस्से और शर्म से पीले पड़कर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी अर्जुन की उकसावे का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कोई भी नहीं। अर्जुन ने निराशा का नाटक किया जब उसने पेल्स पीठ के लोगों का निरीक्षण किया। ठीक है, फिर उसने कंधे उचकाए। वह हवा में ऊपर उठा और पेल्स के देखने वाले मंच पर उतर गया। उसने सारा वेल्स के पीले और सुंदर चेहरे को चिंता के साथ देखा। उसने उसके नाजुक शरीर को उठाया और पीछे मुड़कर देखे बिना बाहर निकलने के रास्ते की ओर चल पड़ा। कालभैरव पीठ के उसके साथी उसके पीछे हो लिए।
आज नहीं तो कल अर्जुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ग्रेगरी ने खुद से वादा किया। उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। पेल्स पीठ गौरवशाली हुआ करती थी। उसे शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन अर्जुन के आगमन ने इसे उलट दिया था। इसके मार्शल अनुशासन के पूरे तरीके को अराजकता में डाल दिया गया था। उनके कई बेहतरीन योद्धा हार गए थे। इवरेट की स्थिति हासिल करने के बावजूद मारा गया था। अर्जुन के कारण पेल्स पीठ अब उस सम्मान की आज्ञा नहीं दे सकती थी जिसका वह कभी आनंद लेती थी। स्टीवन हॉवर्ड की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसे अर्जुन को मारने की इच्छा ग्रेगरी से भी अधिक तीव्र थी। अर्जुन मरने वाला है। मैं कसम खाता हूं। जिस दिन तक्षक की मार्शल प्रतियोगिता शुरू होगी, अर्जुन अपने जीवन का खून मिट्टी को लाल होते हुए देखेगा, स्टीवन ने खुद से वादा किया। फिलहाल वह अर्जुन और अन्य लोगों को जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वापस पेल्स चलो, सब लोग, एक आवाज ने घोषणा की। जब पेल्स के शिष्य एरेना से निकले तो शोर कम नहीं हुआ। अर्जुन के करतब आज चमत्कारी से कम नहीं थे। स्टीवन, इवरेट, नील, कुंवर और अन्य लोग अर्जुन से नफरत करते थे। उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने उन कालभैरव फलों, एस्केलॉन फ्रूट्स, को लेने का भी इरादा किया था जिन्हें उसने पुनः प्राप्त किया था और जिनकी वे लालसा रखते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, उन्होंने ग्रेगरी से बुजुर्ग थॉम्पसन को आमंत्रित करने के लिए कहा था। थॉम्पसन अदालत के प्रभारी थे और अर्जुन पर अपने साथी शिष्यों की हत्या का आरोप लगा सकते थे। उसका जीवन तब जब्त हो जाता। हालांकि उन्होंने चाहे कितनी भी कोशिश की, वे अर्जुन को नहीं मार सके। इसके बजाय अर्जुन ने मंच संभाला और उसका मालिक बन गया। ऐसा कोई नहीं था जिसे चुनौती देने की शक्ति उसके पास न हो। अंततः उसने सभी 4 लड़ाइयां जीती थीं। उसने ग्रेगरी हॉवर्ड के सीधे शिष्य रयान कोलफैक्स को मार डाला था। उसने नील और कुंवर से एक साथ लड़ाई लड़ी थी, कुंवर को पंगु बना दिया था और नील के गुरु की उसे न मारने की दलीलों के बावजूद नील को मार डाला था। अंतिम लड़ाई में अर्जुन का सामना इवरेट से हुआ था, जो पूरे डीसी में प्रसिद्ध था। और फिर भी इवरेट की प्रतिष्ठा और उस शक्ति के बावजूद जो उसे सही ठहराती थी, अर्जुन ने अंत में उसे मार ही डाला था। अर्जुन के करतब आज व्यापक रूप से जाने जाएंगे और यहाँ तक्षक में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। अर्जुन ने इस मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसके दिमाग में और भी चीजें थीं। वह कालभैरव पीठ के प्रांगण में भागा और वहां से एक संलग्न कमरे में गया। उसने सारा को बिस्तर पर लिटाया क्योंकि कालभैरव के कुछ बुजुर्ग उनके साथ शामिल हो गए। बुजुर्ग, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? क्या मैं कर सकता हूं? उसने पूछा। जिस बुजुर्ग से उसने पूछा था, वह दवा जानता था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी चोट बहुत गंभीर है। हम समय रहते उसकी मदद नहीं कर सकते। अर्जुन ने जोर से थूक निगला। सारा विल्स उसकी दोस्त थी। वे तब करीब आए थे जब वे ब्लू रिज पर्वत में साथ थे। इवरेट ने उनके रिश्ते को गलत समझा था, जिसके कारण सारा ने आत्महत्या का प्रयास किया था। अर्जुन ने जिम्मेदारी महसूस की। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ हो। बुजुर्ग, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अर्जुन ने हताशा के स्वर में पूछा। इस कमरे में मौजूद किसी के पास जो ताकत या ज्ञान है, उससे नहीं। हमें कुछ पूरी तरह से असाधारण चाहिए होगा, बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा। लेकिन उसके शब्द अर्जुन को आशा की एक हल्की किरण देने के लिए पर्याप्त थे। पुनरुत्थान गोली, रिसरेक्शन पिल, के बारे में क्या? अर्जुन ने अचानक कालभैरव घाटी परीक्षण के लिए जीते गए पुरस्कार को याद करते हुए पूछा। इसके प्रभावों के बारे में अफवाह थी कि वे चमत्कारी थे,
मृत्यु के द्वार पर खड़े लोगों को बहाल करते थे। अर्जुन को इसकी शक्ति का कुछ प्रत्यक्ष अनुभव था और उसे इसकी प्रभावशीलता पर कोई संदेह नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए हाँ, पुनरुत्थान गोली एक उत्तर होगी, लेकिन अर्जुन सारा सामान्य नहीं है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। उसका संविधान अलग है। यह विशेष है। साधारण गोलियां उसके लिए बेकार हैं। यहां तक कि पुनरुत्थान गोली भी बेकार है। मुझे खेद है, उसने आह भरी। कमरा अवसाद से भर गया था। यह लगभग स्पर्श करने योग्य था। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने प्रशंसा के साथ अर्जुन की ओर देखा। दोस्तों के प्रति अर्जुन की भक्ति सराहनीय थी। वह उसकी मदद करना चाहता था यदि वह कर सकता था, लेकिन निश्चित नहीं था कि उसके पास उसे देने के लिए बहुत कुछ था। उसकी जान बचाने के लिए लेज़ारस पिल की आवश्यकता होगी, उसने जवाब दिया। फिर उसने एक बार और आह भरी। लाजरस पिल? अर्जुन ने पूछा। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। क्या यह और भी मजबूत है? ओह हाँ, बहुत अधिक, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। क्या आपके पास एक है? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने दुख के साथ अपना सिर हिलाया। इस तरह की औषधीय गोली बेहद कीमती है। मैंने केवल इसके बारे में सुना है, मैंने कभी एक नहीं देखी है। जहां तक मैं जानता हूं, यह अमेरिका में कभी दिखाई नहीं दी है। किसी को आगे देखना होगा, और आपके पास ऐसा करने का समय नहीं है। सारा की चोटें तत्काल जानलेवा थीं। किसी प्रकार की खोज स्पष्ट रूप से शुरू होने वाली नहीं थी। अर्जुन ने बड़बड़ाया। यह मानते हुए कि आप सही हैं, मैं क्या कर सकता हूं? कृपया मुझे कुछ विकल्प दें। मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया, एक इशारा जो सम्मान और याचना दोनों था। इसने बुजुर्ग को प्रसन्न किया। यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो उसे मेरे पास छोड़ दो। एक गुप्त कक्ष है जिसमें मैं उसे रख सकता हूं। उसे बर्फ में सील कर दिया जाएगा, और हालांकि यह उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेगा, यह उसे मरने से रोक देगा। एक बार जब तुम लाजरस पिल पा लो तो मुझे ढूंढ लेना। साथ में हम उसे वापस ला सकते हैं। हर दिन तक्षक गुरुकुल के केंद्रीय चौक में कई शक्तिशाली लोग प्रेरणा के लिए मार्शल रैंकिंग्स की ओर देखते थे। वे तक्षक के चारों पीठों से आते थे और उन दो पत्थर की पट्टिकाओं के नीचे इकट्ठा होते थे, जिन पर 20 सबसे उत्कृष्ट छात्रों के नाम दर्ज थे। वे शांत उम्मीद के साथ उनकी ओर देखते थे। किसी ने आह भरी, एक ऐसी ध्वनि जो व्याकुलता और विस्मय का मिश्रण थी। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है। उनकी ताकत, प्रतिभा और युद्ध क्षमता सभी अद्भुत हैं। लेकिन जब कुछ महीनों में तक्षक की मार्शल प्रतियोगिता शुरू होगी और चारों पीठें प्रतिस्पर्धा करेंगी, साथ ही वे छात्र जो कहीं और प्रशिक्षण लेने गए थे, वे भी लौटेंगे। मुझे लगता है कि तब हम देखेंगे कि एक साल के प्रशिक्षण ने क्या हासिल किया है। मुझे यकीन है कि इस साल एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तुम सही कह रहे हो। तक्षक के योद्धाओं के एक दूसरे के साथ और पहले से रैंक किए गए लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से हम निश्चित रूप से सूची में बदलाव देखेंगे, शायद शीर्ष पर मौजूद लोगों को छोड़कर। शायद हम पूरी तरह से नए नाम भी देखेंगे जो पुराने नामों की जगह लेंगे, किसी ने जवाब दिया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अब जबकि नया साल आ गया था, कई लोग उस आवेशित वातावरण को महसूस कर सकते थे जो प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले होता था। इसके कारण केंद्रीय चौक पर प्रदर्शित रैंकिंग पर सामान्य से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आपको क्या लगता है कि किनके नाम रैंकिंग पट्टिकाओं पर अंकित हो सकते हैं?
क्या आपको लगता है कि हम शीर्ष में की योद्धाओं क्यूआई वॉरियर्स के बीच कोई बदलाव देखेंगे? एक वरिष्ठ व्यक्ति ने सोचा। सभी ने इस प्रश्न पर विचार किया। यह तक्षक में सबसे अधिक चर्चा का विषय था, जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। कुंवर की प्रतिभा असाधारण है और वह बहुत मजबूत है। वह बोर्ड पर जगह बनाएगा, किसी ने शुरुआत की, अपनी उंगलियों पर संभावनाओं को गिनाते हुए। स्कारलेट फिशर के पास जेड ग्रीन फीनिक्स बैटल स्पिरिट है और वह वर्तमान में 8वें स्तर की योद्धा है। 2 महीने बाद उसने 9वां स्तर हासिल कर लिया होगा। हम उसे जल्द ही सूची में देखेंगे। फिर इवरेट एंसन है। वह यहां आने से पहले ही डीसी में प्रसिद्ध था। उसकी ताकत उसे लगभग एक स्थान की गारंटी देती है। उसकी मृत्यु की खबर अभी तक एस्टेट के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंची थी। और एलिजाबेथ किर्कपैट्रिक एस्टेट की 2 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक होने के अलावा उत्कृष्ट रूप से प्रतिभाशाली है। उसकी वर्मिलियन बर्ड तकनीक पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि हम जल्द ही उसका नाम वहां देखेंगे। भीड़ में कुछ लोगों ने सिर हिलाया। अन्य कम आश्वस्त थे। जिन लोगों के नाम पहले से अंकित थे उनकी ताकत एक ज्ञात मात्रा थी और यह सुझाव देना कि उनमें से 4 या अधिक को नवागंतुकों द्वारा हटा दिया जाएगा विश्वास को बढ़ाता था। एक और व्यक्ति है जिसका नाम वहां जाना चाहिए, किसी ने बीच में कहा। कौन? एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा। अर्जुन। उसने यहाँ कुछ शानदार काम किए हैं। वक्ता का स्वर सम्मान का था। उसने अपनी आंखों से कालभैरव घाटी में दर्जनों योद्धाओं के खिलाफ अर्जुन का शानदार प्रदर्शन देखा था। उस तरह की शक्ति प्रशंसा की मांग करती थी। क्या अर्जुन वह व्यक्ति है जिसने हाल ही में एस्टेट में इतना हंगामा मचाया है? किसी ने पूछा। वही है। उसने कालभैरव घाटी परीक्षण में पहला स्थान हासिल करने के लिए अपने 7वें स्तर के कौशल का उपयोग किया। उसने घाटी के बाहर दर्जनों विशेषज्ञों से लड़ाई की और उनमें से आधे से अधिक को खुद ही मार डाला। उसकी ताकत असाधारण है। असाधारण, वक्ता ने जोर दिया। हम उसका नाम वहां देखेंगे। मेरा विश्वास करो, अर्जुन की ताकत ने उसे पूरी तरह से जीत लिया था। 7वें स्तर का कोई बच्चा? किसी ने जवाब में फुफकारा। बिल्कुल नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि वह कितना मजबूत है। उसे उन विशेषज्ञों का सामना करने के लिए कौशल की आवश्यकता है जिनके नामों की हम सभी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसके पास वह नहीं होगा। मैं उसके बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं करता और न ही आपको करना चाहिए। हालांकि तक्षक एस्टेट में कई छात्र थे और कालभैरव पीठ अमेरिका में शीर्ष प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक थी, फिर भी केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही अर्जुन को कार्रवाई में देखा था। अर्जुन चर्चा करने लायक नहीं है। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, 7वें स्तर का कोई व्यक्ति रैंकिंग में नहीं टूटेगा, एक शिष्य ने तिरस्कारपूर्वक कहा। और शीर्ष 3 की योद्धाओं के लिए मैं किसी को भी उनकी जगह से हटाते हुए नहीं देख सकता, विशेष रूप से मार्टिनडेल को नहीं। जब तक वह यहाँ है, उसका स्थान अभेद्य है। इस अवलोकन को व्यापक समर्थन मिला कि योद्धा रैंकिंग के शीर्ष 3 स्थान कभी नहीं बदलेंगे। वे व्यक्ति तक्षक के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वे हेक्टर मार्टिनडेल, मंत्री के सीधे शिष्य नील ओकली, और स्टीवन हॉवर्ड, डीसी में हॉवर्ड्स के बीच सबसे प्रभावशाली छात्र थे। वे तीनों तक्षक के छात्रों द्वारा प्राप्त उच्चतम स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे अद्वितीय थे। हेक्टर मार्टिनडेल, जो नंबर 1 पर रैंक था, की तुलना नहीं की जा सकती थी। उसकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी और उसकी प्रतिभा, यदि कुछ भी हो तो और भी अधिक उत्कृष्ट थी। तक्षक का हर छात्र उसका सम्मान करता था। वे सभी बिना किसी अपवाद के
जानते थे कि जब तक वह तक्षक का हिस्सा है तब तक प्रथम स्थान नहीं बदलेगा। हेक्टर मार्टिनडेल के रहते संभावित प्रतियोगियों के चमकने की कोई जगह नहीं थी। एक बार कोई था जिसने कोशिश करने की सोची थी। उसका मार्शल स्तर हेक्टर से 2 ग्रेड अधिक था और उसने सोचा था कि यह उसे चुनौती देना एक समझदारी भरा विचार है। हालांकि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उसे अपनी क्षमताओं और हेक्टर की क्षमताओं के बीच के अंतर का एहसास हुआ। उसे चुनौती देना एक विनाशकारी गलती थी। हेक्टर को उसे मारने में केवल 10 चालें लगीं। तब से हेक्टर मार्टिनडेल तक्षक का निर्विवाद चैंपियन था। वह किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी से कहीं ऊपर खड़ा था। किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि नील ओकली, जो दूसरे स्थान पर था, और स्टीवन हॉवर्ड, जो तीसरे स्थान पर था, ने भी उसके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार किया। हेक्टर प्रेरणादायक था। वह कुछ और नहीं हो सकता था। ईर्ष्या बेकार थी। उसकी क्षमताओं और बाकी सभी की क्षमताओं के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसने प्रतिस्पर्धा को ही चुनौती दी। अचानक एक अजीब रोशनी दिखाई दी और लहरों के रूप में पत्थरों के 2 स्तंभों को ढक लिया। रोशनी चकाचौंध करने वाली थी और हर कोई उससे पीछे हट गया। यह क्या है? किसी ने हैरान और डरे हुए स्वर में पूछा। उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था। दूसरों ने देखा था। रैंकिंग बदल गई है, एक विशेषज्ञ ने उत्साह से कहा। और यह रोशनी विशेष रूप से मजबूत है। किस शक्तिशाली व्यक्ति ने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वहां जगह बना ली है? या क्या पहले से ही मौजूद 20 लोगों की रैंकिंग में किसी तरह का बदलाव आया है? हर किसी की पहेली का जवाब कुछ ही क्षणों बाद मिला जब नाइजल ग्रांट का नाम गायब हो गया। भीड़ हैरान थी। नील ग्रांट, अपनी कक्षा का 5वां सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट, को सूची से हटा दिया गया है। किसी ने रिपोर्ट की, भीड़ के पीछे के लोगों के लाभ के लिए चिल्लाते हुए, जो तुरंत नहीं देख सके कि क्या हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि नील को सूची से हटा दिया गया था, लेकिन उसके पीछे का नाम नहीं बदला था। इसका मतलब था कि नील या तो मारा गया था या किसी अन्य तरीके से दुनिया से हटा दिया गया था। नील ग्रांट गंभीर रूप से मजबूत था। क्या वह मर गया है? यदि हां, तो उसे किसने मारा? बोलने वाला विशेषज्ञ विश्वास नहीं कर सका। उन्होंने आकर्षण के साथ रैंकिंग को देखा। जवाब वहां जल्द ही दिखाई देना चाहिए था। भीड़ से एक फुसफुसाहट उठी जब उन्होंने सूची में अगला बदलाव देखा। रेन थॉम्पसन, जो चौथे स्थान पर था, को एक स्थान नीचे कर दिया गया था। एक नया नाम चौथे स्थान पर आ गया। कोई भी विश्वास नहीं कर सका। नवागंतुक ने न केवल नील ग्रांट को पूरी तरह से हटा दिया था, बल्कि उन्होंने रेन थॉम्पसन को भी उनकी स्थिति से विस्थापित कर दिया था। ऐसी बात व्यावहारिक रूप से अनसुनी थी। अब वहां किसका नाम है? जिसने ग्रांट और थॉम्पसन दोनों को हराया? किसी ने पीछे से चिल्लाया। वे जवाब समझने के लिए बहुत दूर थे। पहली बार में नाम की चमक लगभग अंधा कर देने वाली थी। अर्जुन वॉटसन, किसी ने चिल्लाया, चमक को भेदने की कोशिश में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। नया चौथे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति अर्जुन वॉटसन है। इस खुलासे ने हंगामा मचा दिया। कभी नहीं सुना। वह कौन है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने बेईमानी से कहा। उसने पहले कहा था कि अर्जुन बोर्ड पर जगह पाने के योग्य नहीं है। यह कैसे संभव है? अर्जुन ने रेन थॉम्पसन की जगह ले ली है और नील ग्रांट, जो 5वें स्तर का योद्धा था, को पूरी तरह से हटा दिया है। बोलने वाला वह व्यक्ति था जो जानता था कि अर्जुन कौन है और उसने उसे खारिज कर दिया था। बोर्ड पर अर्जुन की उपस्थिति ने उसे चौंका दिया और यदि वह ईमानदार था तो चिंतित भी कर दिया।
भीड़ में हंगामा मच गया। हाल ही में तक्षक में एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं हुई थीं और लगभग उन सभी के साथ जुड़ा नाम अर्जुन का था। कई लोगों को संदेह था कि एक अकेला, अनिवार्य रूप से अज्ञात व्यक्ति इतना कहर बरपा सकता है। रैंकिंग पर उसका नाम जाना उन संदेहों का निश्चित रूप से जवाब था। कुछ दिन पहले जब अर्जुन और बॉबी विलियम्स चौक से गुजरे तो उनका क्रिस्टोफर वैनोवर के साथ संघर्ष हुआ था। बुजुर्ग ब्रेंडन क्रिस्टोफर के पक्ष में पक्षपाती होने के कारण ने अर्जुन और बॉबी को दंडित किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह बाकी जीवन भर चौक में प्रवेश न करे। यह एक ऐसी सजा थी जो ब्रेंडन की अर्जुन पर स्थायी श्रेष्ठता को मानती थी। उस समय अर्जुन की प्रतिक्रिया, जिसे ब्रेंडन ने युवा बड़बोलेपन के रूप में खारिज कर दिया था, यह वादा करना था कि एक दिन वह चौक में वापस आएगा और जब वह आएगा तो ब्रेंडन को खुद को उससे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो बात अब ब्रेंडन को सता रही थी वह आत्मविश्वास था जिसके साथ अर्जुन ने बात की थी, जिसे उसने बड़बोलापन मानकर खारिज कर दिया था। वह वास्तव में दूरदर्शिता हो सकती थी। अर्जुन का खुद पर विश्वास, उसका विश्वास कि वह एक रैंक वाली स्थिति हासिल करेगा, उचित था। बुजुर्ग ब्रेंडन के साथ अर्जुन के टकराव के बाद बीते कुछ दिनों में अर्जुन ने बोर्ड पर चौथा स्थान हासिल कर लिया था। यदि अर्जुन अब चौक में प्रवेश करने का विकल्प चुनता है तो बुजुर्ग ब्रेंडन क्या कर सकते थे?